तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नालंदा द नॉलेज हब। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि बीएससी पार्ट 1 में फिजिक्स का मैकेनिक्स जो पार्ट है उसका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें कि हमारे यूनिट का नाम दिया हुआ था रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो उसमें हम लोगों ने एक लेक्चर पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में समझा था, और ये क्या कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये हमने जाना था। उसके आगे हमने आपको बताया था कि हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो हम लोग आज यहाँ पर शुरू करने वाले हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो पहले हमने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो ये जो फ्रेम हमारा एस डैश जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, क्या कहते हैं, इवेंट इसी में होता है, इसलिए इसको हम लोग रियल कोऑर्डिनेट्स मानते हैं। इसके रिस्पेक्ट में जो इवेंट का कोऑर्डिनेट्स था एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टाइम टी डैश पर, इसको रियल कोऑर्डिनेट्स मान लिए थे। और ये जो था ये यहाँ पर खड़े होकर कोई आदमी इसको ऑब्जर्व कर रहा है, कहाँ पर, इसके ओरिजिन पर। तो ये जो हमारा है ये ऑब्जर्व कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसके रिस्पेक्ट में। तो हम लोग डिफिनेशन क्या पढ़े थे, टू फाइंड द रियल कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इवेंट इन द टर्म ऑफ ऑब्जर्व्ड कोऑर्डिनेट्स इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पर जो इसके रिस्पेक्ट में इवेंट का कोऑर्डिनेट्स आएंगे एस डैश वाई जेड डैश टी डैश, उसके रिस्पेक्ट में इसको एक्स वाई जेड को चेंज करना ही क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी हमें कुछ इक्वेशन दिए गए, तो उन्हीं इक्वेशन को हम लोग कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। चलिए हम लोग देखते हैं इसको हम लोग डिराइव कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या कंसीडर करना है, कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश सच दैट एस डैश मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस अलोंग एक्स एक्सिस। यानी कि एक हमने फ्रेम एस मान लिया जो कि रेस्ट पर है, और दूसरा फ्रेम एस डैश जो कि टाइम t बराबर 0 पर क्या था, एस एस डैश और एस दोनों कोइंसाइड कर रहे थे, यानी ये इसके ऊपर रखा हुआ था। फिर बाद में क्या हुआ कि एस डैश को हमने क्या दे दिया, v वेलोसिटी दे दिया जो कि कांस्टेंट है। तो ये v वेलोसिटी से यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे ऐसे आते आते कहाँ पर, किसी टाइम t पर यहाँ पर हो गया। ठीक है, कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। ये कांस्टेंट वेलोसिटी भी चल रहा है और यहाँ पर पहुँच गया है। तो अब देखिए हम लोग उन इक्वेशंस को ड्राइव कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई इवेंट यहाँ पर p, जिसको हमने p नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पर होता है। तो इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और हम मान लेते हैं कि टाइम टी डैश पर हुआ है। ठीक है, और जो हमारा फ्रेम रेस्ट पर है, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर इसको देखेगा, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स वाई जेड और टी। ठीक है, अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इस इवेंट का पोजीशन वेक्टर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसके ओरिजिन से लेंगे, इसको हम लोग नाम दे देते हैं आर। ठीक है, और अगर हम इस वाले फ्रेम के जो कि मोशन में है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इस इवेंट का पोजीशन वेक्टर देखना चाहें तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा आर, ये वेक्टर आर हो गया, ये वेक्टर आर डैश हो जाएगा क्योंकि ये एस डैश फ्रेम है। अब देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वाला फ्रेम क्या है, वी वेलोसिटी से चल रहा है जो कि कांस्टेंट है, और किसी टाइम टी पर इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, टाइम टी होगा, और इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में टाइम टी डैश हो जाएगा। तो हम लोग इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में ये इवेंट किस टाइम पर हो रहा है, टाइम टी पर हो रहा है। तो किसी टाइम टी पर, उसी टाइम पर ये जो फ्रेम है हमारा कहाँ पर पहुंच गया है, यहाँ पर पहुंच गया है। तो अगर हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहें तो क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, वी। इतनी बात क्लियर है, क्योंकि किसी टाइम टी पर ये जो हमारा फ्रेम है ये वाला यहाँ पर पहुंच गया है, और चलना कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से, और कांस्टेंट वेलोसिटी v से। तो इस जगह पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वी। इतना क्लियर है। अब देखिए, अब अगर हम वेक्टर सम जो लॉ होता है फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलता है, ये ट्राइंगल है ना, वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ क्या कहता था, आर डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आर माइनस वी टी। ये हमारा निकल गया क्या, इसका पोजीशन, इस इवेंट का पोजीशन रियल, यानी कि रियल कोऑर्डिनेट्स किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्व कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में, यानी इसका रियल पोजीशन ऑब्जर्व पोजीशन के रिस्पेक्ट में निकल गया। तो अब हम इससे अगर एक्स वाई जेड और टी ये चारों कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वी टी। ठीक है, और इसी प्रकार वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, जेड डैश और टी डैश। अब देखिए वाई डैश बराबर क्या होगा, वाई डैश बराबर हो जाएगा वाई, जेड डैश बराबर जेड। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये वाला फ्रेम है ये एक्स के डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसमें जो भी चेंजिंग आएगा वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आएगा, वाई डायरेक्शन तो अपना यहाँ पर सेम ही है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसे भी अगर देखना चाहें तो वाई डैश क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है वाई डैश, या फिर इसको यहाँ पर है ना, इसको मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है वाई डैश, और वाई क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा,
ये हमारा वाई हो जाएगा, तो वाई बराबर वाई डैश। इसी प्रकार जेड बराबर जेड डैश हो जाएगा। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारा जो फ्रेम है सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसा हमने एज्यूम किया है। और अगर ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में चलता तो हमारा वाई डैश बराबर वाई माइनस वी टी बन जाता, और एक्स और जेड जो हो जाएंगे वो सेम रहते। और टी डैश बराबर टी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ये एज्यूम किया गया कि दोनों फ्रेम में टाइम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। इतनी बात क्लियर है। ये इक्वेशंस, तो इन चारों इक्वेशन को क्या कहते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। यानी कि अगर दो फ्रेम है, एक फ्रेम क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से चलना शुरू किया टाइम t बराबर 0 पर, ये दोनों फ्रेम एक ही पॉइंट पर थे, कोइंसाइड कर रहे थे, जिनमें से दूसरा फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी v से चलना चालू किया और इसी टाइम t पर यहाँ पर है। तो उस टाइम पर अगर कोई इवेंट होता है इस वाले फ्रेम में जो कि मोशन में है, p कोई इवेंट होता है, और उसके कोऑर्डिनेट्स इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में x डैश y डैश z डैश t डैश हो जाएंगे, और जो हमारा ये फ्रेम रेस्ट में है उसके रिस्पेक्ट में x y z और t हो जाएंगे। तो ये जो, और इसको हमने रियल कोऑर्डिनेट्स नाम दिए थे, क्यों, क्योंकि इवेंट इस वाले फ्रेम में हो रहा है। तो रियल कोऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व्ड कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब करना ही हमारा क्या कहलाता था, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता था। और ये जो इक्वेशंस आए इन्हें नाम दिया गया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमारे चारों इक्वेशन हो गए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। अब देखिए, और अगर हम एक्स वाई जेड को एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश के रिस्पेक्ट में निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स डैश प्लस वी टी, वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई डैश, जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड डैश, और टी बराबर क्या हो जाएगा, टी डैश। बस इसको हमने पलट के लिख दिया। इससे क्या कहते हैं, गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है, रियल को कोऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व्ड कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में निकालना ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाता है, और ऑब्जर्व्ड कोऑर्डिनेट्स को यानी एक्स वाई जेड को किसके रिस्पेक्ट में निकालना, रियल कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में निकालना इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाता है। और इन सभी इक्वेशन को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दिया गया, नाम दिया गया। तो ये हमारे हो गए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब देखिए, ये तो बात हो गई इस इवेंट के पोजीशन की, यानी इस इवेंट का पोजीशन रियल कोऑर्डिनेट्स का ऑब्जर्व कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में क्या क्या होगा। अगर ये इवेंट मूव कर रहा है, ठीक है, क्या, अगर ये इवेंट जो है, जो इवेंट हो रहा है यहाँ पर, कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं मूव कर रहा है, तो अगर हम इसका वेलोसिटी इक्वेशन निकालना चाहें तब क्या होगा। तब देखिए, गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। हमारा पोजीशन क्या आया था, पोजीशन का इक्वेशन एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी। इसको बस आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, डी एक्स डैश बाई डी टी डैश। क्यों, क्योंकि डी एक्स डैश को डी टी डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में टाइम टी डैश है। भले ही टी और टी डैश दोनों बराबर हैं, लेकिन इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो हमारा टाइम है टी डैश है, तो इसके पोजीशन को हम टी डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, बराबर। और ये हो जाएगा हमारा डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट एक्स है और टाइम टी है, माइनस ये हमारा हो जाएगा v, और डी बाई डी टी ऑफ टी, v कॉन्स्टेंट, v बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, और डी एक्स डैश बाई डी टी डैश, इसको हम मान लेते हैं कि इसका जो वेलोसिटी है, यहाँ पर इवेंट जो हो रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा होगा, उसकी वेलोसिटी को हम क्या मान लेते हैं, डी एक्स डैश बाई डी टी डैश को, और किसके रिस्पेक्ट में, इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं कि यू एक्स डैश है, क्या, यू एक्स डैश, ये हो गया, बराबर। और इस ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो इवेंट हुआ है, जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इसके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी को हम मान लेते हैं यू एक्स, ठीक है, और माइनस वी। तो ये हमारा आ गया एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन का। इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारा वाई डायरेक्शन में, डी वाई डैश बाई डी टी डैश हो जाएगा, बराबर डी वाई बाई डी टी। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, यू वाई डैश बराबर यू वाई, और इसी प्रकार हमारा आ जाएगा डी जेड डैश बाई डी टी डैश बराबर डी जेड बाई डी टी, बराबर हो जाएगा हमारा यू जेड डैश, ये इंप्लाई करेगा यू जेड डैश बराबर
यू जेड क्योंकि हमारा जो इवेंट हो रहा है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो वो उसका मोशन वाई और जेड डायरेक्शन में हो ही नहीं रहा है, इसलिए दोनों में इसका सेम हो जाएगा वेलोसिटी, और जो चेंजिंग आएगी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आएगी। तो इतनी बातें आपको क्लियर है। ये पूरा हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। एक बार हम लोग इसको फिर से समझ लेते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है सबसे पहले हमने दो फ्रेम कंसीडर किया, एक एस और एक एस डैश। हमने ये बताया कि टाइम टी बराबर 0 पर दोनों फ्रेम कोइंसाइड कर रहे थे, यानी ये फ्रेम इसके ऊपर रखा हुआ था, यानी कि दोनों के ओरिजिन क्या थे, सेम थे। फिर ये हमारा जो फ्रेम एस डैश था ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से चलना स्टार्ट कर दिया किसी टाइम टी पर। जो टाइम टी है वो इसके रिस्पेक्ट में टी डैश और इसके रिस्पेक्ट में टी, भले ही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में लेकिन बाद में बताया गया कि टाइम जो होगा वो हर फ्रेम में सेम रहेगा, तो इसलिए टी बराबर टी डैश हमने ले लिया। लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, हम जो फ्रेम एस और एस डैश माना है इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में टी डैश हम मानेंगे और इसके रिस्पेक्ट में टी। तो किसी टाइम टी पर इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये ऐसे चलना चालू कर दिया इसके रिस्पेक्ट में, किसी टाइम टी पर ये वाला फ्रेम यहाँ पर आ गया, ठीक है, इस पोजीशन पर आ गया। तो अब जो इवेंट होगा इस पर उसी टाइम टी पर यहाँ पर जो इवेंट होगा, हमने मान लिया था कि इसके रिस्पेक्ट में इवेंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश, और इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड और टी। तो हम एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश को एक्स वाई जेड और टी के रिस्पेक्ट में हमने निकाला, उसी इक्वेशन को क्या हमने नाम दिया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने क्या कहते हैं, ट्राइंगल लॉ को यहाँ पर फॉलो किया था वेक्टर का, जिसमें हमने इस इवेंट के पोजीशन को इसके रिस्पेक्ट में आर आया था और इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में आर डैश आया था, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा वी टी आया था। तो आर डैश बराबर आर माइनस वी टी, ये हमारा पोजीशन का आ गया था। तो इससे हमने क्या कर दिया, इसके कंपोनेंट्स निकाल दिए, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो हमारा एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी आ गया, और वाई डैश बराबर वाई, क्यों, क्योंकि हमारा जो फ्रेम मूव कर रहा है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन नहीं कर रहा है। और यहाँ पर जेड डैश बराबर जेड और टी डैश बराबर टी। और अगर हम इसी को पलट कर लिख दें, यानी कि ऑब्जर्व्ड कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में रियल कोऑर्डिनेट निकालना चाहें, यानी कि यहाँ पर जो आदमी खड़ा होकर के ऑब्जर्व कर रहा है इस वाले फ्रेम को, वो क्या एक्स वाई जेड और टी में ऑब्जर्व कर रहा है, तो हम एक्स वाई जेड और टी को एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश के रिस्पेक्ट में निकालें, तब वो हमारा क्या हो जाता है, गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और इसी हम एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो हमारा वो वेलोसिटी इक्वेशन आ गया। अगर इस इवेंट में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपनी वेलोसिटी से, तो ये एक्स डैश यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश है। तो अगर हम उसी टाइम से डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी यू एक्स डैश आ जाएगा, यू आई डैश और यू जेड डैश, और इसके रिस्पेक्ट में यू एक्स यू आई यू जेड, उसी को हमने यहाँ पर निकाला है। हमारे वेलोसिटी इक्वेशन कौन कौन से हुए, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया, और ये तीनों क्या है, पोजीशंस के इक्वेशन है। तो ये आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। आप एग्जाम में इतना लिख देंगे, थोड़ा बहुत सेंटेंस अपने से अगर ऐड कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इतना यहाँ तक पूरा हो गया। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा अगला टॉपिक क्या है कि लेंथ इनवेरिएंस अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हमें ये दिखाना है कि जो हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले हम एज्यूम क्या करते हैं, एक फ्रेम हमारा होता है एस, दूसरा फ्रेम होता है एस डैश, दूसरा फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी v से चलना स्टार्ट कर देता है, टाइम t बराबर 0 पर ये फ्रेम यहीं पर रहता है, इसके ऊपर रहता है। फिर दूसरा फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी v से चलना स्टार्ट कर देता है, किसी टाइम t पर यहाँ पर पहुँच जाता है। अब आगे का देखिए, तो लेंथ, यानी कि अगर हम मान लेते हैं जो फ्रेम चल रहा है उस पर कोई रॉड रखा हुआ है, ठीक है, रॉड के कोऑर्डिनेट्स इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, x1 डैश x2 डैश, और लेंथ क्या हमने मान लिया l डैश, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, x1 और x2 हो जाएंगे, जिसे अभी हमने पहले ही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका लेंथ क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो देखिए हमें ये दिखाना है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो लेंथ है वो सेम रहता है, चाहे हम इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखें चाहे इस वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट से देखें। ये हमारा क्या होता है, रियल फ्रेम होता है, यानी कि रियल कोऑर्डिनेट्स ये दोनों कहलाते हैं, क्योंकि इस वाले फ्रेम में इवेंट हमारा होता है। और यहाँ पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है इस वाले फ्रेम पर, इसके ओरिजिन पर, ये इसको जो देखता है वो हमारा कहलाता है ऑब्जर्व्ड कोऑर्डिनेट्स। तो हमें ये दिखाना है कि भले चाहे ऑब्जर्वर यहाँ से देखे इस रॉड के लेंथ को, और चाहे इस वाले फ्रेम से हम देखें इस रॉड के लेंथ को, दोनों सेम आएगा, यानी कि l बराबर l डैश आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इसमें यूज करते हैं। तो हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या था, एक्स डायरेक्शन में। सबसे पहले तो हमें वही लिख देना है, लेट अस कंसीडर टू फ्रेम एंड वन फ्रेम इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v एंड सेकंड फ्रेम, ऐसे जो हमने पीछे लिखवाया था आपको वही लिख देना है। फिर आगे हमें क्या करना है, यूजिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या था, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी।
तो इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, x1 डैश के लिए अगर हम इसको अप्लाई करें तो x1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, x1 माइनस वी टी। ठीक है, जहां पर हम लिख देंगे कि वेयर x1 डैश बराबर क्या है, x1 क्या है, v क्या है और t क्या है, ये सब हम लोग जानते हैं। तो हम लिख देंगे वेयर x1 डैश एंड x2 डैश। देखिए x1 डैश और x2 डैश यहाँ पर क्या है, इस रॉड के कोऑर्डिनेट्स हैं, किसके रिस्पेक्ट में, फ्रेम s डैश के रिस्पेक्ट में। तो x1 डैश एंड x2 डैश बराबर क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s डैश। और x1 एंड x2 क्या है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रॉड विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम s डैश, जो कि कांस्टेंट है, ब्रैकेट में आप कांस्टेंट लिख सकते हैं। और t क्या है, टाइम विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s। इतनी चीजें आपको लिख देनी है। अब आगे देखिए, अगर हम ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 माइनस 2 अगर हम कर दें तो हमें क्या मिलेगा, x2 डैश माइनस x1 डैश बराबर x2 माइनस x1 माइनस वी टी और प्लस वी टी। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए x2 डैश माइनस x1 डैश क्या है, ये इस रॉड का लेंथ है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s डैश, तो हमें मिल जाएगा l डैश बराबर, और x2 माइनस x1 क्या था, x2 और x1 क्या थे, इस रॉड के कोऑर्डिनेट्स थे विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s। तो ये क्या हो जाएगा, इस रॉड का लेंथ विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s, तो ये हो जाएगा हमारा l, और ये क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें l डैश बराबर क्या मिल गया है, l। तो इससे हमें क्या क्या हम प्रूव कर सकते हैं कि जो लेंथ होता है इनवेरिएंट होता है, किसमें, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में के इक्वेशन में अगर हम किसी रॉड का लेंथ या फिर किसी भी लेंथ को हम चाहे फ्रेम s डैश से देखें चाहे फ्रेम s से देखें, क्या रहेगा, दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम रहेगी। तो इसी के साथ हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अगला टॉपिक है इनवेरिएंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए ये क्या होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि इनवेरिएंस ऑफ लेंथ, इसका मतलब क्या हुआ कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को अगर हम अप्लाई करें तो क्या कहते हैं, जो मूविंग फ्रेम है इसमें और जो हमारा रुका हुआ फ्रेम है इसमें, यानी कि रियल फ्रेम और ऑब्जर्व फ्रेम दोनों में किसी भी चीज़ का लेंथ जो होगा वो सेम रहेगा, हम चाहे हम इस वाले फ्रेम से देखें चाहे इस वाले फ्रेम से देखें। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमें दिखाना है कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो लॉ होता है वो दोनों फ्रेम पे अप्लाई होगा। अगर कोई दो मास m1 m2 हैं, ये आपस में टकराएंगे फिर अलग होंगे, इनकी वेलोसिटीज बदल जाएंगी, ये सब हमने क्या कहते हैं 11-12 में पढ़ लिया है फिजिक्स में। इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, उसको प्रूव कैसे करते हैं, सब हम जानते हैं। तो हमें बस ये दिखाना है कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है वो इस वाले फ्रेम पर भी अप्लाई होगा और इस वाले फ्रेम पर भी अप्लाई होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या मानते हैं, लेट अस कंसीडर अ कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 ऑन मूविंग फ्रेम। तो यहाँ पर दो मास m1 एंड m2 है जो कि टकराते हैं आपस में, इनकी शुरू में इनकी वेलोसिटीज u1 डैश और u2 डैश होता है, किसके रिस्पेक्ट में, फ्रेम s डैश के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये पूरा इवेंट कहाँ पर हो रहा है, फ्रेम s डैश पर हो रहा है। तो फ्रेम s डैश के रिस्पेक्ट में क्या है, u1 डैश और u2 डैश है। इन दोनों मास का, ये दोनों मास क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इनकी वेलोसिटी u1 डैश u2 डैश है। तो आपस में टकराते हैं फिर दोनों अलग हो जाते हैं, तब इनकी वेलोसिटीज क्या बन गई, v1 डैश और v2 डैश। दोनों मास चल रहे थे, आपस में टकराए फिर अलग हो गए, इनकी वेलोसिटीज u1 डैश u2 डैश से v1 डैश और v2 डैश हो गए। तो ये सारी घटनाएं कहाँ पर हो रही हैं, फ्रेम s डैश पर हो रही हैं, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो अगर हम इस सारे इवेंट को इस वाले फ्रेम से ऑब्जर्व करें, जो फ्रेम क्या है, रुका हुआ है, तो हम क्या देखेंगे। तो यहाँ पर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़ा था, सबसे पहले देखिए, वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ऑन फ्रेम एस डैश। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, m1 u1 माइनस v। पहले हम ऐसे ही लिख देते हैं, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश बराबर m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये हमारा होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि आपका 11th का टॉपिक है। अगर कोई दो मास है
जो कि किसी वेलोसिटी u1 डैश और u2 डैश से ऐसे मोशन कर रहे हैं और चलते चलते ही दोनों आपस में टकराते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर भी ऐसे चलते रहते हैं, तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, v1 डैश और v2 डैश हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये मिलेगा m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश बराबर m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये हमारा हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हमने अप्लाई किया कहाँ पर, फ्रेम s डैश पर। ठीक है, तो हमें इसी प्रकार का इक्वेशन कहाँ मिलना चाहिए, अगर हम इस फ्रेम से इसको देखें तब भी हमें इसी प्रकार का इक्वेशन मिलना चाहिए। तो ये हमारा, तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इनवेरिएंस होता है। इन कहाँ पर, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं, अगर हम u1 डैश को चेंज करें, क्या करें, u1 डैश को चेंज करें किससे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से, तो हमें क्या मिलेगा, तो m1 u1 डैश बराबर क्या होता था, u1 माइनस v। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, प्लस m2 u2 डैश को हम चेंज कर दें u2 माइनस v। आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइड में, वेयर u1 डैश बराबर क्या है, वेलोसिटी ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s डैश, u1 बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मास m1 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s। इसी प्रकार u2 डैश और u2 के बारे में हम लोग लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मास m2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s डैश और वेलोसिटी ऑफ मास m2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s। u2 डैश क्या है, एस डैश के रिस्पेक्ट में है, और एस के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, u2 हो जाएगा, u2 माइनस वी बराबर m1, ये इसी प्रकार हो जाएगा हमारा v1 माइनस वी प्लस m2 v2 माइनस वी। इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, m1 u1 माइनस m1 v प्लस m2 u2 माइनस m2 v बराबर m1 v1 माइनस m1 v प्लस m2 v2 माइनस m2 v। हमारा यहाँ पर m2 v और m2 v देखिए ये कैंसिल हो गया, माइनस में है, और m1 v और m1 v कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन मिल गया, किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्व फ्रेम के रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में। हम क्या लेकर के चले थे, हम लेकर के चले थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हमने इक्वेशन अप्लाई किया, किसके रिस्पेक्ट में, फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में इन पार्टिकल्स के वेलोसिटीज क्या थी, u1 डैश, u2 डैश, v1 डैश और v2 डैश। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, फिर हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की हेल्प से u1 डैश, u2 डैश और v1 डैश और v2 डैश को चेंज कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में, फ्रेम s के रिस्पेक्ट में, जहां पर हमने माना कि फ्रेम s के रिस्पेक्ट में इनके वेलोसिटीज क्रमशः क्या क्या है, u1 u2 v1 और v2 हैं। तो हमने जब चेंज किया तो हमें क्या मिल गया, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 u1 प्लस m2 v2। हमें देखने पर ये मिल रहा है कि ये जो इक्वेशन आया, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन तो है ही, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है, फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्रेम एस डैश और फ्रेम एस दोनों के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, Thus we can say that conservation of momentum is invariant under Galilean transformation। अगर प्रूफ करने को एग्जाम में आ जाए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पूरा आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। अब आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, कि उसके इक्वेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होता है और उसके आगे के टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं आगे की वीडियो में।